नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उससे पूरा देश आक्रोशित तो था ही। अब मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर से जो तस्वीर सामने आई, जो खबर सामने आई, वो लोगों को और झकझोर रही है। 3 साल की छोटी छोटी 2 बच्चियां जिन्होंने बमुश्किल का कहरा सीखा होगा, बमुश्किल पढ़ना सीखा होगा, उनके साथ दरिंदगी, बोलते हुए मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आखिर ऐसी बीमार सोच के लिए क्या हमारे समाज में जगह हो सकती है? और दर्शकों में यह पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज में ये लोग कहां से आते हैं जो अबोध और मासूम बच्चों को भी गंदी नजरों से देखते हैं। 3 साल की बच्चियों में हैवानों को क्या दिखता है? लेकिन मामला सिर्फ एक शहर का नहीं है। चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है। पीड़िता को बर्बर तरीके से मारा जाता है और समाज को इस सोच पर चोट करना बहुत जरूरी है। और यह तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब तस्वीरें बदलापुर जैसे विरोध की आती है। पहला तो यह कि 3 साल की अबोध बच्चियों के माता पिता ने आवाज उठाई। कई दिनों तक प्रशासन कान में तेल डाले रहा। पुलिस स्कूल तब पहुंचती है जब माता पिता स्कूल में विरोध करते हैं। अदालतों की गाइडलाइन के बाद भी एफआईआर दर्ज होने में 12 घंटे का वक्त लग जाता है और इसके बाद शुरू होता है डैमेज कंट्रोल का खेल। और यह डैमेज कंट्रोल का खेल केवल बदलापुर में नहीं दिखा है दर्शकों, यह डैमेज कंट्रोल का खेल कोलकाता में भी दिखा है, मुजफ्फरपुर में भी दिखा है, जिसमें कुछ की गिरफ्तारी होती है, कुछ का निलंबन होता है, कुछ का ट्रांसफर हो जाता है, कुछ जांच कमेटी बन जाती है, कुछ एसआईटी बना दी जाती है। और नतीजा यह होता है कि एक वक्त आते आते इन तमाम एक्शंस पर धूल की मोटी परत जम जाती है। और ऐसे मामलों में हमारे समाज के ऊपर भी ऐसी धूल की मोटी परत जमी हुई। इसलिए कुछ जरूरी सवाल पूछने बहुत जरूरी। क्या अब सरेआम सजा देने से ही इस देश में सोच बदलेगी? सरकार राहत पर काम करती है, बचाव पर काम क्यों नहीं करती है? समाज के मानसिक दरिंदों राक्षसों के बीच बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। सड़क पर नारेबाजी हो रही, रेलवे लाइन पर धरना दिया जा रहा है। स्कूल के बाहर भीड़ जमा है। एक शख्स की पिटाई हो रही है। खिड़की दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। आक्रोशित भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। आखिर यह तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? भीड़ इतने गुस्से में क्यों है? तस्वीरें महाराष्ट्र के बदलापुर से आई, जहां 3 साल की 2 बच्चियों के साथ बदसलूकी के बाद भीड़ आक्रोशित हुई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ही तकलीफ होगी, लाठी मार होगा तो इसलिए आप चले जाओ। पुलिस लोग हमें समझाते 7 दिन से उसे क्यों पहुंच रहे हो? वैसे छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे। और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, बेबी है
खान बेटी, छोटी बेटी है, सब बच्चे सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है। सबको प्रोटेक्शन है, लेकिन सामान्य बरोबर आम्ही सामान्य माणसांनी काय करायचं? स्कूल में छोटे बच्चे के लिए कितने नियम होते हैं? स्कूल पे जल्दी आना, जल्दी नहीं आए तो भेज देते तुरंत बाहर। फिर एक वीडियो अत्याचार हो रहा है तो अभी क्यों नहीं निर्णय हो रहा? आपल्या मुलींसाठी, आपल्या बहिणींसाठी कळलं का? आपला बदलापूर सुरक्षा शाळेमध्ये काय शिकवतात? मामले ने जोर पकड़ा तो फिर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने आए और डैमेज कंट्रोल में लग गए। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहां की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस प्रकार सरकार और सिस्टम पर देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास है, फिर आखिर वो आंख मूंद कर और कान में तेल डालकर क्यों बैठ जाता है? किसी भी हादसे के होने तक का इंतजार क्यों करता है? आखिर सरकार राहत की जगह बचाव के इंतजाम वाली सोच कब विकसित करेगी? कब वो कवच अमल में आएगा जिसमें समाज की बेटियां सुरक्षित रहेंगी? और इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रेणु दीक्षित वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं, जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मीनल पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर अंकिता वैद्य सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मणिपाल अस्पताल से, और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी। मैं सबसे पहले रुक करूंगा जयंती दत्ता आपका, और सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यह बहुत सीरियस कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए, जिस तरह से ये हीनियस क्राइम सामने आ रहे हैं। और साल 2012 में जब निर्भया का मामला सामने आया था, उसके बाद लगा था कि बहुत जागरूक हो गई है हमारी सोसाइटी, हम सब खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज गांव शहर जिस तरह से हैवानों का कहर दिख रहा है, और यह पता चल रहा है कि हर सोसाइटी में, हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरह के मेंटली करप्ट लोग मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी सोसाइटी पर। जी, इनके रोकथाम का एक ही उपाय है। अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी देखें, एक क्राइम से जुड़ता इंसान शुरुआत में छोटी छोटी क्राइम्स करता है और फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी वो बढ़ाता चला जाता है। खास करके जब रेप की हम बात करते हैं, ये एक ऐसी जघन्य अपराध है जिसके देखम देखी में लोग करने लगते हैं। देखिए, ये एक सेक्स से जुड़ा हुआ किस्सा है जो हम मानते हैं प्राइमरी नीड है बॉडी की, राइट? लेकिन हैवानियत पे उतर आना आपके लिए तभी पॉसिबल होता है जब आप देखते हो होता तो कुछ नहीं है, शोर मचेगा, फिर हम चले जाएंगे जेल में, क्या है? आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ पीपल एंड दे से कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, भुगत लेंगे कुछ साल। देखिए, पॉक्सो से भी मैं जुड़ी रही जब पॉक्सो का फॉर्मुलेशन हो रहा था। आई बीन ए फैकल्टी टू द जुडिशियल काउंसिल ऑफ दिल्ली, और मैं लगातार ये मांग उठा रही थी कि कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट से इन लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि जो हादसे होते हैं, अब आप देखिए बच्चों के साथ जो रेप होती है, उसके बाद आप तहकीकात, फॉरेंसिक, इतने तमाम चीजों के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए महीनों लगा देते हो, सालों साल लग जाता है। 8 साल लग गए हमें निर्भया की परपिट्रेटर्स को फांसी में लटकाने के लिए, राइट? अब जो ये हो रहा है, इनको सबको पता है, क्रिमिनल साइकी जो मैं कह रही थी, इनको लगता है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन किससे होगा। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का जो मामला है, जो मसला है, वो इनके समझ में आती है। कोई क्राइम से जुड़ता नहीं है,
नॉट बिकॉज दे आर गुड सोल्स, लेकिन उनको ये समझ है कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ ये होगा। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो परपिटेटर्स होते हैं, जो इस तरह की हैवानियत पे उतर आते हैं, उनको ये डर नहीं सताता। उनको लगता है अभी तो मैं कर लूं, जो मेरे को मजा मिलना है वो तो मैं ले लूं। अनफॉर्चुनेटली यू नो मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट दे आर नॉट एबल टू ग्रेटिफाई देयर सेक्सुअल डिजायर लाइक दिस। लेकिन ये एक साइकोपैथ्स होते हैं जिनकी खामियां जो है एक पावर गेम ये लगाते हैं। जब ये विक्टिम को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर हावी होने से उनको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज देयर साइकोपैथी ऑफ देयर साइकी। उसके बाद उन्हें लगता है ठीक है, अगर पकड़ा गया। मैम ये तो ऑफेंस की बात आप कर रही हैं जब अपराध हो जाता है, लेकिन आपने उससे पहले एक बात कही जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान भी लाना चाहूंगा। उससे पहले वो छोटे छोटे ऑफेंस करते हैं, बच्चियों से बैड टच करना, उनको छूना। अगर उनको वहीं पर आइडेंटिफाई करके वहीं पर रोकने की कोशिश हो तो शायद इस मामले में कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। पनिशमेंट तुरंत देना चाहिए। अब आप देखिए जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। हिस्ट्री बता रही है कि हाँ, इससे पहले भी विक्टिमाइज हुए हैं लोग। इन्होंने सिर्फ सेक्स के लिए इस लड़की को नहीं मारा, इसको सिर्फ रेप के लिए नहीं मारा, इसको साइलेंस करवाने के लिए मारा है। और उसके बाद भी हम लोग उलझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि कुछ टाइम लिमिट दिया गया है, बट पनिशमेंट हैज टू बी गिवन पब्लिकली, इमीडिएटली। कि हम, जैसे मैं तो योगी जी को सराहती हूँ कि उन्होंने बुलडोजर चलाया, सबको समझ में आ गई। दिस इज द साइकी ऑफ द क्रिमिनल। ये माना जाए कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली। और इसका खतरा ये है कि अगर जस्टिस डिलेड हुई तो ये एक वायरस की तरह फैलता जाता है और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता। अगर जस्टिस में इस तरह से डिले होती है तो कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आते हैं। क्या यही बात है रेणु दीक्षित जी? कॉन्सिक्वेंसेस को आप छोड़ देते हैं, बोले जो होगा देखा जाएगा, 8 साल 10 साल लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप देखिए 1992 में भवरी देवी केस, फिर उसके बाद 97 में विशाखा गाइडलाइंस आई, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली कानून अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्ट्स ला रहा है। 2013 में आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लाया गया, उस एक्ट की, लेकिन उसके बारे में कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने एम्प्लॉयर्स जागरूक हैं? आप सोचिए, ये जो अभी कोलकाता रेप का केस हुआ, इसमें पॉश एक्ट में क्लियरली सेक्शन 19B में ये कहा गया है एम्प्लॉयर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रीमाइसेस में कहीं भी ऐसा कोई भी चीज नहीं होने दे जहां पर आप विमेन से रिलेटेड कोई हैरेसमेंट या कोई सेक्सुअल वायलेशन से रिलेटेड बात हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई भी अनवेलकम कंडक्ट अगर कोई आदमी करता है तो उससे रिलेटेड जब तक पनिशमेंट तुरंत नहीं मिलेगा, समाज में वो मैसेज नहीं जाता। पता है कि हाँ, हम पैसे देकर या डेट्स पे डेट्स लगवाकर या एग्जीक्यूशन में कोई और तरीके से डिले कराकर हम इसको डिले कर लेंगे। तो एक वो मैसेज समाज में जाना जरूरी है कि जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और जो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी उस पर तुरंत कार्यवाही होगी, उसका पब्लिकली उस चीज को वो व्यक्ति एम्बेरस होगा। जब ये चीज होना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे समाज का, वो उसमें फर्क पड़ेगा। और अब समय आ चुका है कि जब हम केवल एक प्रोसीडिंग्स की बात, तारीखों की बात, जजमेंट की बात, मुझे लगता है ये बहुत आगे की बात हो गई। आप बदलापुर वाला मामला और कोलकाता वाला मामला अगर दोनों को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे, जिसको मैंने स्टडी किया बहुत बारीकी से, मैंने इन दोनों मामलों को समझा है। इन दोनों मामलों में प्रामा फसाई आप देखेंगे तो पुलिस बहुत एक्टिव नहीं दिखती है। जिन संस्थानों की जिम्मेदारी एफआईआर करवाने की थी वो भी अस्पताल वहां पर जिम्मेदार थे, स्कूल यहां पर था जिम्मेदार, स्कूल को एफआईआर देनी चाहिए थी, उसमें भी कोई भूमिका नजर नहीं आई। जब प्रोएक्टिवनेस दिखाई जाती है पेरेंट्स की तरफ से, गाइडेंस दिखाया जाती है गार्जियन की तरफ से, जब एक्टिव होते हैं लोग, तब जाकर ऐसे मामलों में, और जब पब्लिक जागती है। अगर कोलकाता वाले मामले में कोलकाता में आरजीकर अस्पताल का प्रबंधन उस पीड़िता के साथ होता जिस पीड़िता की हत्या कर दी गई, तो आज की तारीख में केस और इस केस का सिनारियो अलग होता।
अगर वो स्कूल उस बच्ची के साथ, अलग 3-4 साल की बच्ची के साथ खड़ा होता, तो आज की तारीख में इस बदलापुर वाले केस का पूरा सिनारियो अलग होता। हमारा बेसिक चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे यहाँ पर पुलिस स्टाफ में भी सेंसिटाइजेशन, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, कितने लोग एक्चुअली में ट्रेन्ड स्टाफ, अगर हम बोलें ऐसे केसेस से निपटने के लिए, कितने सीसीटीवी हमारे यहाँ एक्चुअली फंक्शनल हैं, कितने वॉलंटियर्स ऐसे हैं कि इस तरह का कोई भी अनवेलकम कंडक्ट कहीं होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट से पहले भी अगर पता चलता है और कंप्लेंट होती है कहीं पर, सिंपल तो उस पर एक्शन लिया जाता है ना। पुलिस ट्रेंड है, पुलिस उसके बाद वही डैमेज कंट्रोल में जुट गई, पॉलिटिकल लोग भी आ गए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है प्रॉपर। और मुझे लगता है कि मैं मीनल पाठक जी के पास जा रहा हूं सवाल लेकर। मीनल पाठक जी, एक सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, लेकिन सिस्टम 1 दिन 2 दिन 6 महीने साल 5 साल 10 साल, हम तो निर्भया के बाद और भवरी देवी केस का उन्होंने बताया 1992 के बाद, हम तो इतने दिनों के बाद 24 25 30 40 साल में भी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। यहां तो करप्ट माइंडसेट और करप्ट सिस्टम, ये दो सबसे बड़ी चुनौती है। सी यहाँ पर हम जब भी किसी भी चेंज की बात करते हैं ना, वो चेंज हमें ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज लाना है, लेकिन ये सब चेंजेस लाने के लिए ओवर द डेकेड्स लग जाते हैं, मतलब कि 10-10 20-20 साल लग जाते हैं आपको लोगों की मानसिकता को चेंज करने के लिए। सो जिस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कों को बचपन से लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए, लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाए कि आप किस तरह से गर्ल्स को देखें और आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए उनको देखने के लिए। इनफैक्ट जहां तक की बात है, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील करते हैं लोग इस सब में, तो उसके अंदर जहां पर हम योग का बात कर रहे हैं कि योग इंक्लूड होना चाहिए एज अ स्पिरिचुअल करिकुलम, जिसमें लोगों को अपने आप को आपकी जो प्रॉपर, एक मिनट, कैन यू हियर मी? यस यस, आप बोलिए। जिस तरह से आप अपनी जितने आपके इमोशंस हैं, हाँ, जो आपके इमोशंस है आप उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब का रिजल्ट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी द नीड ऑफ आर इज कि जो हमारा सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, जो जिस तरह से उसको हम जिसकी मांग कर रहे हैं कि रेपिस्ट शुड बी हैंग, शूट एट साइट और हैंग, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटरेंस होना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान का ये काम या ये बारे में सोचने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि बिफोर डूइंग एनीथिंग सो हीनियस, कि उसके साथ क्या होने वाला है, ही शुड बी स्केयर्ड। लेकिन ऐसा है नहीं। इतने सारे लीवे हैं हमारे जस्टिस सिस्टम में, लोगों को कहीं ना कहीं से ये फील आती है कि दे कैन रन अवे विद इट और वो बच जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा पनिशमेंट का सिस्टम है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस नहीं है। इसीलिए बार बार हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। अगेन हम बैठते हैं, डिबेट्स करते हैं कि क्या चाहिए, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम अब हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग कि ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसके कितने भी रीजंस हो सकते हैं। अभी आई वाज रीडिंग द रिसर्च द अदर डे, दे सेइंग कि जितना ज्यादा और डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा लोगों का एक्सपोजर बढ़ेगा वेस्टर्न कल्चर के साइड, उतना ज्यादा ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में आएंगी, विच आई डोंट अग्री टू। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ सिंपल केस ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस, और आपका फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका बचपन कैसा रहा है और आप अपने फीलिंग्स को कितनी इमोशनली कंट्रोल में रख पाते हैं और आपका संस्कार किस टाइप से है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर इतना पुराना, इतना रिच कल्चर है और हम लोग ही इस चीज से जूझ रहे हैं। सो समथिंग इज रियली रॉन्ग समवेयर, और हमें उसको फिक्स करने के लिए जिस पाथ की जरूरत है, उससे सबसे पहले हमें ये अपना पनिशमेंट सिस्टम शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत के पास जाऊं, लेकिन हमारे साथ और कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। जयंती जी कुछ कहना चाह रही है। जयंती जी, आप कुछ रिमार्क देना चाह रही है इस पर, उसके बाद डॉक्टर सांत्वना और अंकिता आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक एक डर का माहौल साइकी में नहीं घुसता रेपिस्ट के, कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ भी
कैपिटल पनिशमेंट ही मुझे मिलना है। अब आप देखिए जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हुआ, यहाँ पे इतने घंटों से ये दरिंदगी होती रही, प्रिंसिपल साहब को कुछ लेना देना नहीं था, और उन्होंने झूठ क्यों बोला, मां से क्यों बोला कि ये सुइसाइड है? तो आपको क्राइम का मोटिव देखना पड़ता है, एंड इमीडिएट डिटरेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने भी बोला कि डर जो है, वो खौफ जो है, वो साइकी में होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से रेपिस्ट के लिए खास करके, आपको याद होगा श्रद्धा मर्डर केस, 35 टुकड़े हुए दिल्ली में, अभी भी वो परपिट्रेटर जिंदा है, जेल में बैठा हुआ है। सो पीपल डोंट गेट स्कैर्ड। ठीक है, एक बच्चे की जान गई, कोई बात नहीं, मैं तो अभी आराम से रोटी तोड़ूंगा, जेल में चला जाऊंगा। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम वन ऑफ द रेपिस्ट्स। आई एम कोटिंग द रेपिस्ट। ही सेड कोई बात नहीं, he was a rickshaw puller, he had raped a girl of 5 years old from Gandhinagar. He said कोई बात नहीं, अब क्या करे, पकड़े गए हैं तो ठीक है, अब मैं रोटी तोड़ूंगा अंदर जेल में। कैपिटल पनिशमेंट विद इन 30 डेज, मुझे लगता है 30 दिन के अंदर, 4 वीक्स मैक्सिमम, 4 वीक्स, उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट। 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में जो भी एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके, और इस मामले में जस्टिस जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। ऐसा होगा तो हो सकता है कि इस तरह का जो हीनियस क्राइम कर रहे हैं उनके दिमाग में कम से कम ये तमाम बातें तो आए। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, क्या मानती हैं आप? विवेक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके इस बात से कि कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, और ये बिल्कुल जल्दी देनी चाहिए। जल्दी मतलब ये कि आरोपी जब पता चल जाए कि आरोपी कौन है, तभी हमें कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। और लोगों तक ये मैसेज कन्वे होने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपराध करोगे तो आपके साथ ये किया जाएगा, ताकि आप दोबारा हिम्मत नहीं करो कि आप इन छोटी छोटी बच्चियां और किसी भी लड़की के साथ आप गलत कर सको, उनको गलत नज़रों से देख सको। बिल्कुल ये हिम्मत करते वक्त आपकी रूह कांपनी चाहिए, इस तरीके की पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरा, चूंकि सागर रे पैनलिस्ट ने मोस्ट पॉइंट बोल दिए हैं, बट मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा। एक तो जो हमारे समाज में विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है विवेक जी, वो बंद होने की बहुत ज़रूरत है। हम आए दिनों देखते हैं कि कोई भी जैसे सॉन्ग्स देख लीजिए आप, इसमें हमेशा विमेंस को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। जब तक इस पे रोक नहीं लगेगी तब तक लोगों को ये लगता रहेगा कि विमेन तो एक ऑब्जेक्ट ही है, उसको आप कैसे भी यूज़ करो। तो ये इस तरीके के जो सॉन्ग्स हैं, जो आइटम सॉन्ग्स हैं, उनको बंद होने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, ये जो पुलिस का डिलेड एक्शन है, इसके लिए पुलिस को अकाउंटेबल होना चाहिए। पुलिस को लगता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन, किसी अधिकारी को पकड़ के आपने सस्पेंड कर दिया, सिर्फ इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे ज़रूरत है कि अगर जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि आरोपी को सज़ा दे रहे हो आप, तो आरोपी को तो ठीक है, लेकिन पुलिस इतना डिले क्यों कर रहा है, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय कर रहा है? तो हमारे जो कानून हैं, पुलिस है, इनमें रिफॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन ये जल्दी हो, ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है। और समाज में और भी जो बॉडीज़ हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, ये सबको अपने एक्शन में आने की जरूरत है। सिर्फ पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। और एक तो आजकल के आपने कहा कि आजकल के कुछ गानों में कुछ गानों के में वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो बहुत टेंशन वाला विषय है। और साथ ही साथ मैं तो आजकल सोशल मीडिया के कंटेंट्स को लेकर भी बड़ा परेशान रहता हूं। सोशल मीडिया पे जिस तरह के कंटेंट्स परोसे जा रहे हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। मैं रेनू जी आपके पास आ रहा हूं, अंकिता वैद्य बहुत देर से वेट कर रही हैं, उनका एक रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं। मीनल आपके पास भी आऊंगा, पहले डॉक्टर अंकिता के पास चलते हैं। डॉक्टर अंकिता। विवेक, ये जो टॉपिक है, ये हम बार हम देखते हैं न्यूज चैनल्स पे आ रहा है कि रेप हो रहा है इंडिया में, और काफी दरिंदगी के साथ आजकल जो केसेस देखते हैं वो काफी दरिंदगी के साथ हो रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, और रिसेंटली जो कैलकाटा का जो रेप इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में ये जरूर बोलना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक डॉक्टर का रेप नहीं था, या एक ट्रेनी का रेप नहीं था, वो एक लेडी का रेप। सो इसको किसी एक समाज से जोड़ते हुए ना देखें, बट हम ये जरूर देखने की जरूरत है कि हमें क्या चेंजेस होने चाहिए इसमें। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करें, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की बात करें, ये चीजें होनी चाहिए हमारे वर्क प्लेस पे। जो जहां तक हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से चेंज करने की जरूरत है, वो समय लेगी, बट हम अपने लेवल पे अभी क्या कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी सिस्टम्स को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो ये सजा देने का जो प्रक्रिया है जिसमें सालों साल लग जाते हैं, इसके कारण जो एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि हम क्राइम कर जाएंगे
हो सकता है सजा बहुत साल तक ना मिले या मिले ही ना, हम बच जाएं, जो अभी हम देख रहे हैं जिस तरह की लीपापोती चल रही है कैलकाटा वाले केस के साथ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों चीजों पे वर्क किया जाए, सिक्योरिटी पे भी और फास्ट ट्रैक सिस्टम, जिससे कि जल्दी दोषियों को सजा मिल सके। लेकिन आपने कहा कि हम बदले नहीं। 1992 के एक भावरी देवी वाला केस का जिक्र हुआ, उसके बाद से तो आज की तारीख में लगभग 28 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। अगर मैं इस पूरे 32 साल का वक्त था, तो 2024 का अगर आप ले 1992 से 2024, 3 दशक सोसाइटी के माइंडसेट को बदलने के लिए मुझे नहीं लगता कम होते हैं। मैं इसके सोशल मीडिया एस्पेक्ट पर जाऊं और मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल पर मैं इस पर आऊं, लेकिन इससे पहले मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। ऋषि मिश्रा जी, लॉ मेकर्स बड़ा कंफ्यूज किए रहते हैं इस देश को। लॉ मेकर्स इट मींस आर पॉलिटिशियंस, हमारे राजनेता। इस मामले में आज राहुल जी की एक बाइट आई कि भैया आप आज हम वो बंगाल वाले मामले पर आप सवाल मत पूछिए, आप रायबरेली वाले मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, ये बीजेपी के शासित राज्य में हुई घटना, कांग्रेस शासित राज्यों में हुई घटना। यदि बंगाल में होती है तो बीजेपी एक्टिव हो जाते हैं, महाराष्ट्र में होती है तो कांग्रेस एक्टिव हो जाती है, राजस्थान में यदि कोई घटना होता है, यदि कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है। ये तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार कब तक चलेगा? कलकत्ता में हुई घटना है तो एक्शन लीजिए। सवाल देखिए, बिल्कुल एक वक्ता ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि फर्स्ट रिस्पॉन्स यदि सही वहां मिला होता, पीड़िता के परिवार को क्या कहा गया कि ये सुसाइड है। पहले ये कहा गया कि जो वो बीमार है, उसके बाद कहा गया कि वो उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये जिम्मेवारी कौन तय करेगा? और आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया विवेक जी। इसमें जो राजनीतिकरण होता है ऐसे मामले में, उससे कहीं न कहीं जो पीड़िता है या जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं कोलैप्स हो जाता है, पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसे मामलों में राजनीति करने से बचना चाहिए और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए कि यहाँ जो घटना हुई है वहां भी जो घटना हुई है वो भी गलत है, कलकत्ता में जो घटना हुई थी वो भी गलत है, और बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है दलित बच्ची के साथ वो भी गलत है। तमाम नेताओं को इस पे एक राय होनी चाहिए और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो करे। जी, मैं आ रहा हूं, मैं मीनल जी के पास पहले जा रहा हूं। मैम आ रहा हूं आपके पास। जयंती जी मैं आ रहा हूं, पहले मीनल जी कुछ कहना चाह रहे थे। मीनल जी आप कुछ उस समय कमेंट करना, कुछ रिमार्क देना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये बताना चाह रही थी कि कितनी अफसोस की बात है कि एक तो सबसे पहले अभी जो आपने बोला कि ये ऐसे रेप जैसे हिनियस क्राइम को हम एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं और ऐसे टॉपिक्स को हम पॉलिटिसाइज करते हैं कि ये वाला रेप ज्यादा घिनौना था, कि ये वाला रेप ज्यादा घिनौना था। आप पहले बीजेपी के उसको देखिए या आप पहले कांग्रेस को देखिए। इनफैक्ट डूब के मर जाना चाहिए जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि उस लड़की और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है और आप इसको एक पॉलिटिकल डिबेट का इशू बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आई वांट टू पॉइंट आउट टू द लेडी हु सेड दैट कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। जब तक हम रेप का कोई कॉज अपने आप में ढूंढते रहेंगे तो हम कभी भी उस रेपिस्ट को ढंग से पनिशमेंट दे ही नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि लड़की जो कम कपड़े पहनती है या लड़की किस तरह से डांस कर रही है उसके कारण रेप हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है या उस 80 साल की बुढ़िया के साथ रेप हो रहा है? ये बिल्कुल भी गलत बात है। वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन इज नो वे। मिसअंडरस्टूड कर रही हैं। मैंने कपड़े की बात नहीं की, मैंने कपड़े की बात नहीं की। आप मिसअंडरस्टूड कर रही हूँ। आप देखिए, आप मेरी बातों को गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि हमारे जब तक हम इस तरह का टॉपिक का आंसर कहीं ना कहीं वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे या सोशल मीडिया पे लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस गोल घूम के बाद हम औरतों पे ही आ जाएगी। इसका कोई भी लेना देना
हमारे किसी भी कारण से नहीं है। आपको ये बात को समझना पड़ेगा, चाहे हमारे वो डांस करने के तरीके से हो, चाहे वो हमारे किस तरह के एड्स चल रही हैं, किस तरह के सोशल मीडिया का कंटेंट आ रहा है, किस तरह से वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, इन बात का कोई भी रिलेशन नहीं है रेप से। ये एक बहुत ही घिनौना कार्य है जो आदमी सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता है, चाहे और इसका आप इस तरह से कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही नहीं सकते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम औरतों को कहीं ना कहीं इस पर कुछ कह रही हैं, उसके बाद में मान रहे हैं। जी सांत्वना श्रीकांत कुछ कह रही है, उसके बाद जयंती जी आपके पास आ रहा हूं। सांत्वना श्रीकांत, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीनल जी ने शायद मेरी बातों को मिसअंडरस्टूड किया। मेरा ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं था कि विमेन छोटे कपड़े पहन रही है इसलिए रेप हो रहा है। मेरा मतलब ये था कि गानों में जो विमेन को एक वस्तु की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा मतलब उससे था। विमेन कोई वस्तु नहीं है, इंसान है, उसको इंसान की तरह देखे जाने की जरूरत है। मैं ये कह रही थी, आप किसी भी बात को मिसइंटरप्रेट के पब्लिक को नहीं फैला सकते। लड़के भी हैं, गानों में तो लड़के भी है मैम। ठीक है, जयंती जी कुछ कहना चाह रही है। मीनल मैं आ रहा हूँ एक सेकंड आपके पास। जयंती जी क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। लड़कों का तो रेप नहीं इतना डिस्कशन होता है, भावरी देवी, निर्भया कांड, हमने रेपिस्ट को क्या मैसेज दिया, कहाँ पे बोला अगर तू पकड़ा गया तो हम तेरा गला भी काट देंगे। अब आप देखिए आरजीकर की बात अगर आती है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये बच्ची 36 घंटे ड्यूटी देती है। आप मेडिकल कॉलेज में क्यों जाते हैं, अस्पताल में क्यों जाते हैं? बीमारों के इलाज के लिए, राइट? और वहां पे अगर इस तरह की जघन्य हत्या होती है, आप देखिए ये सिर्फ रेप का मसला नहीं था, आप इतने वायलेंस के साथ उसकी गले की हड्डी तोड़ देते हैं, उसकी आंखों से खून निकलती है, उसकी पेल्विक बोन को आप तोड़ देते हैं। ये एक इंसान का काम नहीं है। आज हम बहस में उलझ रहे हैं कि ये गैंगरेप है या सिंगल पर्सन का किस्सा है। इट इज मोर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज नॉट जस्ट रेप। और जहां पे वर्दी वाले चूक जाते हैं, आपने देखा पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, तो यहाँ पे यू शुड क्वेश्चन द टॉप मोस्ट चेयर ऑल्सो, इंक्लूडिंग द सीएम। चीफ मिनिस्टर साहिबा इतनी मजबूर हैं कि वो भी वॉक में चल रही है। शी इज द चीफ मिनिस्टर, शी इज द हेड ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इज विथ हर, उनके पास होम मिनिस्ट्री है, उसके बावजूद वो मार्च में ज्वाइन कर रही हैं, आस्किंग फॉर द जस्टिस फॉर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो हत्या हुई है। अगर वो इतनी मजबूर हैं, इतनी असहाय हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्टेप डाउन करें। अब आप देखिए पुलिस कमिश्नर की बात, पुलिस कमिश्नर जो है वो 7,000 लोगों को घुसने देता है, चुप्पी साध लेता है, लेकिन उसके पास पुलिस का फोर्स पूरा है। जो प्रिंसिपल है, जो हेड है उस इंस्टीट्यूशन का, वो झूठ बोलता है उसकी बच्ची की मां के साथ, वो बिल्कुल टाइट लिप्ड बैठा रहता है। 3 बजे से ये हादसा शुरू हुआ, उसके साथ अब कितनी जल्दबाजी में उसने वो दीवार जो है उसको हटा दिया, बिकॉज ही हैड टू रिमूव द एविडेंसेस, है ना। उतनी जल्दबाजी अगर उसने की होती तो आज हमारे पास परपिट्रेटर पकड़े गए होते। आपको मोटिव देखना पड़ता है, और जितने यूनिफॉर्म्ड लोग हैं, पुलिस है, एडवोकेट्स हैं, प्लस आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहां पे अगर ईमानदारी से ये जांच पड़ताल करे और यहाँ पे न टाले कि फॉरेंसिक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अभी मैंने श्रद्धा मर्डर केस का भी जिक्र किया, निकी मर्डर का भी हुआ, आपको पता चल जाता है कि ही इज द पर्सन, ही इज द परपिट्रेटर। आप पनिशमेंट देने से क्यों चूकते हो? पब्लिकली लेके आओ ना। बच्चों के साथ देखिए, बच्चों के साथ बच्चा है, और जो क्रिमिनल होता है उसका कोई कास्ट नहीं होता, कोई क्रीड नहीं होता। फॉर हेवन सेक मैं सबसे गुजारिश करूंगी, लेट्स ऑल यूनाइट टुगेदर एंड लेट्स फाइट फॉर इमीडिएट पनिशमेंट टू द परपिट्रेटर एंड पब्लिकली। नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में देखा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये डैमेज कंट्रोल में रखते हैं कि भाई अपनी साख अपनी इज्जत बच जाए, बाद में इस मामले को देखेंगे, इसमें कैसे एक्शन लेना है। पहले अपनी साख बचाने की जो कोशिश होती है ना, उसमें पूरा मामला खत्म हो जाता है। रेणु दीक्षित कुछ कहना चाह रही है। रेणु दीक्षित, उसके बाद मैं आ रहा हूं ऋषि मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। रेणु दीक्षित जी। विवेक जी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताना चाहती हूँ। हमारा कानून जो है, हमारा कानून रिफॉर्मिस्ट थ्योरी पे वर्क करता है, न कि डिटरेंट थ्योरी पे। लेकिन अब समय आ चुका है जब हम जो व्यक्ति छोटे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली वो कल्मिनेट होता है रेप पर।
तो कहीं ना कहीं जो 140 करोड़ आबादी जिसमें आधी जनता विमेन की है, वहां पर जो माइंडसेट है बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं विमेन्स को एज अ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। और ये जो सोच है, ये माइंडसेट है, इसको बदलने के लिए हर स्तर पे जरूरत है एक्शन। मैम, एक कैटेगरी होती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, पुलिस की, एजुकेशन, रेणु जी, एक कैटेगरी होती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को लेकर हमारा अप्रोच क्या है? हमारी सोसाइटी का, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच जीरो है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो बंगाल वाले मामले में हो, चाहे वो महाराष्ट्र वाले मामले में हो। ये दोनों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। देखिए, हैदराबाद में जब ये कांड हुआ था, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में उन्होंने शूट किया। बिल्कुल, जो वहां पे शूट किया गया, लेकिन अब बाद में देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर वाला मामला भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। क्या किया हमने उसमें? कुछ नहीं। बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखिए, पिछले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बता रहा है कि 90% से ऊपर ये बढ़ती जा रही है दर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये वायलेंस जो है, ये चाहे वो रेप हो या चाहे छोटा क्राइम हो, हमें रोकना होगा। तो वो माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है, कानून का स्ट्रिक्ट पालन नहीं। और इसमें ऋषि जी थोड़ी देर पहले ठीक बात कह रहे थे कि हमारा स्टेट तो उसका स्टेट, पक्ष का स्टेट, विपक्ष का स्टेट, हमारा काडर, उसका काडर, पता नहीं क्या क्या सिस्टम इसमें आने लग जाता है। हमारी साख, हमारी पुलिस की साख, हम अपना क्रेडिबिलिटी बचा लें, हम अपनी साख बचा लें, हम अपने स्टेट का नाम बदनाम होने से बचा लें। अरे भाई, कब तक चलता रहेगा ये सब? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कम से कम एक अलग कैटेगरी बनाकर इसमें 30 डेज के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे? ऋषि मिश्रा जी, फास्ट ट्रैक ट्रायल होना जरूरी है। बिल्कुल। विवेक जी, देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियन है इतने नासमझ हैं, किसी चीज को, छोटी सी किसी भी घटना को बचाने के चक्कर में अपने सरकार के इमेज को डेंट करते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज 1992 अजमेर मामले में 1992 में जो घटना हुई, उसका फैसला आज आया है। 32 साल के बाद। 32 साल लग गए। तो मेरा सवाल ये है, तमाम यहाँ पे जो विद्वान लोग बैठे हैं और एक हमारे जो बहन जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, उनसे भी मेरा ये है कि क्यों ना जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऐसे मामलों में 6 महीने के अंदर, बिल्कुल 6 महीने के अंदर दोषी को, यदि दोषी सही में दोषी है तो तुरंत उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ताकि सब समाज में एक मैसेज जाए। पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप बताइए, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या है और यहाँ जो पुलिस की संख्या है कुछ लाखों पे एक या 2-3 पुलिस का व्यवस्था है। आप समझ सकते हैं कि इतने कम संख्या में यदि पुलिस फोर्स होंगे तो आप आम जनों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? आप 32 सालों के बाद आपको न्याय मिलेगा। आप समझ जाइए, जिसके साथ ये घटना हुआ होगा वो आज जिंदा है या नहीं है पता नहीं। तो आप समझ जाइए, जुडिशरी से लेके पुलिस रिफॉर्म्स में बहुत बदलाव की जरूरत है। दूसरा, और 32 साल तक वो सरकारी खर्चे पर जेल के अंदर रहेगा। 32 साल तक वो सरकारी खर्चे पर जेल के अंदर रहेगा, सरकारी पैसे पर उसकी दिनचर्या चलेगी। बिल्कुल। आम जनता, वही जनता जिसके रेप के आरोप में वो आदमी अंदर बंद है, उसी आम जनता के टैक्स के पैसे से वो अंदर रहेगा। अरे विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, आज कलकत्ता में जो घटना हुई है, क्या राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? या कुलदीप सेंगर वाले मामले में योगी आदित्यनाथ को कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? तो ये आप अपने फेस को बचाने के लिए इस प्रकार के कृत्य में सम्मिलित होते हैं। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है करीब करीब एक सा है। सर, आपने अजमेर वाला मामले का जिक्र किया, आज ही फैसला, उसका जिक्र जरूरी भी बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 32 साल, 3 दशक से भी ज्यादा, और इसमें ऐसे ही मामलों के लिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। क्या है ये जस्टिस डिनाई तो, और क्या है? मीनल कुछ कहना चाह रही है, उसका डॉक्टर अंकिता वैद्य आपके पास में आ रहा हूं। मीनल पाठक।
सो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना वो ये जो आप बोल रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट उस पे काम करता है। वो काम करता है इस बात पे कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, बट अब नीड ऑफ द आवर इज कि ये वाला स्टांस हम बदल दें। हम कितनी चीजों को चेंज कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी कितनी तरह से चेंज हो रही है। और मैंने कभी ये नहीं कहा। हमारी जस्टिस सिस्टम में एक बात और है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें कितना वक्त लगे, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की बात मैं कर रहा हूं। निर्भया वाले केस में, श्रद्धा मर्डर केस में, इसमें आप बताइए ना और कौन से एविडेंस की आवश्यकता है आपको। आप इस वाले केस को देख लीजिए, बंगाल वाले केस को आप देख लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेप चाहे आप बदलापुर वाले केस को देख लीजिए मैम, हर रेप कुछ कैटेगरीज में कुछ केसेस होती हैं। हर रेप के केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानना चाहिए। मतलब ये रेप रुकने नहीं वाले। अगर आप एक केस को आइडेंटिफाई कर देंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और बाकी सब रेप को जाने देंगे स्लो ट्रैक से जैसे हो रहे हैं, आपको पता है इनके नंबर कितनी बुरी तरह से बढ़ रहे हैं और कितने मामले तो हमारे सामने आ ही नहीं रहे। गर्ल्स डोंट फील कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ नॉर्मल पुलिस। हमारे यहाँ पर एक स्पेशल वुमेन सेल होना चाहिए जहां पर ये फास्ट ट्रैक सारे केसेस करवाए जाने चाहिए। आपको पता है कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है एक लेडी के लिए सबके सामने कोर्ट में सब बताना और बार बार बताना और इतने सालों तक बताना। उसके लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ खत्म हो जाती है। और आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं एक केस को एज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये हर रेप का केस ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और हमें हर केस को ही अर्जेंसी के साथ विद इन 30 डेज सॉल्व करना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो किसी भी तरह से ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में इसका डर कभी बनेगा ही नहीं। अगर हम अभी भी सिर्फ एक केस के लिए एक इंसान को फांसी की सजा सुनाएंगे और वो भी इतने डिस्कशंस के बाद, हर इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए इस लेवल पे 30 डेज के ट्रैक में। जिस तरह से कोई सिस्टम में डेटरेंस तो आए, कोई डर तो आए, अभी तो कोई डर है ही नहीं। इतनी डिस्कशंस के बाद आप सोचिए ये कांड के बाद कांड हो क्यों रहे हैं। ये सारी डिस्कशंस हमने निर्भया कांड पे भी की थी, लेकिन उसके बाद भी इतने भयानक और इतने हीनियस वे से ये लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको डर नहीं लग रहा है। सिस्टम का हमारे देश में डर है ही नहीं। तो लेट्स डू समथिंग जिससे हम वो डर तो क्रिएट करें। डॉक्टर अंकिता वैद्य के पास जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही है कि हर एक, मैं इस पर रेणु जी की भी राय लेना चाहूंगा, हर एक रेप केस को एज अ कैपिटल, उसमें कैपिटल पनिशमेंट सुनिश्चित करके और उसमें फास्ट ट्रैक में डालकर कम से कम 3 to 6 मंथ का एक टाइम लिमिट डाल दिया जाए कि 6 महीने के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करके सुनवाई हियरिंग पूरी हो जाएगी और फिर दोषी जो है वो दोषी सिद्ध पाया जाएगा। लेकिन सवाल जो मैं करना चाह रहा था अंकिता वैद्य से, हमारा ये जो देश है 22 साल के बाद डॉक्टर अंकिता, आजादी के 100 साल हो जाएंगे। हम इस देश की आजादी का स्वर्णिम अवसर मनाए, मतलब उत्सव मनाएंगे। आप बताइए कि जब हम देश के स्वर्णिम उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं, आजादी के 100 साल पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, देश की आधी आबादी आजाद है ही नहीं। इस देश का 50% पॉपुलेशन वो खुद को आजाद नहीं मानता है, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ मानता है। और ऐसे केसेस की भरमार पड़ी हुई है। मैं उन केसेस को अगर पढ़ने लग जाऊं पिछले 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, तो इस चैनल में 24 घंटे का वक्त भी कम पड़ेगा। विवेक में बिल्कुल सहमत हूं जो मीनल पाठक जी कह रही थी कि रेप जो है वो किसी तरह का भी अगर रेप है और कोई लेडी पॉइंट आउट करती है तो उसको हमेशा फास्ट ट्रैक ट्रायल में जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तरह का हम कह सकते हैं कि किसी भी लेडी के लिए ये फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा एंड सोशल ट्रॉमा, हर तरह की ट्रॉमा से वो गुजरती है रेप की सिचुएशन में। सो इसमें अगर फास्ट ट्रैक ट्रायल नहीं हो और दोषी को टाइमली सजा नहीं होती है तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। कुछ केसेस हम देखते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जो कि बहुत ही जघन्य तरीके से दरिंदगी के साथ हुआ रहता है किसी भी लेडी के साथ। या हम उस बच्चे की बात करें, चाहे कोलकाता मर्डर केस की बात करें, रेप एंड मर्डर केस की बात करें, बट अगर हम जनरल भी बात करते हैं रेप केसेस के लिए, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के साथ साथ टाइमली सजा। नहीं तो कोई फेयर फैक्टर अगर नहीं होगा तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। अगर हम सिर्फ रेयर ऑफ द रेयर की बात करेंगे और उसको ही टाइमलाइन में बाउंड करेंगे, तो जो जनरल केसेस होते हैं रेप के, जो कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग के कुछ केसेस ही हमारे सामने आते हैं, वो उसमें भी अगर सजा नहीं मिलती है टाइमली और दोषी आराम से जेल में बैठ के रोटियां तोड़ रहा होता है, उस कंडीशन में हम चेंजेस नहीं देखेंगे अपने सोसाइटी के अंदर।
और जो रेप विक्टिम्स होते हैं वो हर तरह से, मैं कहूंगी कि सोसाइटी में तीनों तरह के प्रेशर से गुजरते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों तरह के प्रेशर से गुजरते हैं, ट्रॉमा से गुजरते हैं। रेप अक्यूज ने इस तरह के वारदात को अंजाम देने से नहीं पहले एक बार भी नहीं सोचा, तो उसको सजा देने से पहले इतनी बार क्यों सोचा जाएगा भाई? ये कौन सा न्याय सिस्टम है? इसमें कहां समानता है? न्याय में समानता तो आई नहीं। फिर मैं बताती हूँ, आवर लीगल सिस्टम, जयंती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर सांत्वना आपके पास आ रहा हूं। जयंती जी, आवर लीगल सिस्टम इज मोर perpetrator friendly than the victim friendly. I was advisor to the legal aid cell of Delhi for almost 3 years, and I have been raising this issue. Please make it victim friendly, not perpetrator friendly. आप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स देखते हैं परपिट्रेटर की, उसका ह्यूमैनिटेरियन राइट्स कौन देखेगा जिसको आपने रेप करके कत्ल कर दिया? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस जीरो टॉलरेंस व्हेनेवर देयर इज अ चाइल्ड इज द विक्टिम एंड द रेपिस्ट इज राउंडेड अप एंड यू हैव एनफ प्रूफ कि ही इज द रेपिस्ट? व्हाई शुड यू नॉट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस? इट्स हाई टाइम। अगर आप ये नहीं रोकोगे तो आप कोविड से तो ऊपर के आ गए, रेप से उभर के नहीं आओ, ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब आप देख रहे हैं ना, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। आई हैव सीन अ चाइल्ड हु वाज 4 months ओल्ड एंड उसको रेप किसने किया? उसके ममेरे, मतलब मामा के लड़के ने। जहां उसकी माँ काम करने के लिए के गई, दिस चाइल्ड वाज एडमिटेड इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और वो शादीशुदा लड़का 24 साल का था। उसी ने 4 महीने के बच्चे को रेप कर दिया और वो बेचारी मर गई। तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या हुआ? उसको जेल में दे दिया आपने, कुछ सालों बाद वो फारिग हो जाएगा, निकल आएगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम। ये होता क्या है कि हम मीडिया में डर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और सामाजिक बदलाव की बात हो रही है उस पर तो काम होता रहेगा, वो पढ़ाई के जरिए होगा, वो बहुत सारी चीजों पर, आयामों पर काम करना होगा। लेकिन मौजूदा दौर में एक डेटरेंस नीड है, एक कानून का डर जो सबसे बड़ी बात है, उस पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत कुछ कह रही हैं, उसके बाद रेणु जी और ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। सांत्वना जी। विवेक जी मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहूंगी कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जो आदमी एफआईआर लिखता है उसको एक स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई समाज में ऐसा हो रहा है, आप इसके लिए कुछ करो। मतलब एक आदमी बैठा हुआ है, उसको कोई आइडिया नहीं है, क्या उसके घर में बच्चे नहीं हैं? ठीक है, मान लेते अगर नहीं भी हैं तो होलिस्टिक पूरे देश में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं एफआईआर लिख रहे हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वुमेन का अपराध हो रहा है तो आप एफआईआर किस तरीके से लिखो या जल्दी लिखो, पहली बात। दूसरी, सोसाइटल प्रेशर की भी जरूरत है। जैसे ऋषि जी कह रहे थे कि लोग पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, तो वो सोसाइटी क्यों ऐसे पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट कर रही है जो इस मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स करते हैं जी? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है। तीसरी चीज ये, जो मैं वैल्यू सिस्टम की बार बार बात करती हूँ कि वैल्यू डिग्रेड होते जा रहे हैं। जब तक समाज में वैल्यू इनग्रेव्ड नहीं होंगे, दोबारा हम अपने वैल्यूज पर नहीं आएंगे। देखिए ये सब होता ही रहेगा। और चौथी बात, मैं डॉक्टर के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर, विवेक जी बस एक बात मैं पूरी कर लूं, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं। देखिए डॉक्टरों को लोगों ने इतना आसान समझ लिया, कभी भी कोई वार्ड में घुस के मार देता है, कभी भी कोई रेप कर देता है, तो जिस दिन डॉक्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगा लोगों को? ये लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। नहीं, ये भी तो सोचा जाना चाहिए कि भाई अगर महिलाएं नहीं होंगी हमारे आसपास तो फिर क्या होगा हमारी सोसाइटी का? या फिर महिलाएं वर्कप्लेस पे आना बंद कर दें, फिर क्या होगा हमारी सोसाइटी का? जितनी डॉक्टर महिलाएं हैं वो डॉक्टर के पोस्ट पर काम ही करना बंद कर दें, जितनी इंजीनियर महिलाएं वो इंजीनियरिंग करना बंद कर दें, जितनी एडवोकेट महिलाएं, जितनी जजेस महिलाएं वो अपने पोस्ट पर जाना बंद कर दें। अगर इस देश की जितनी वुमेन फोर्स है, जो वर्केबल फोर्स है, वो सारी काम करना बंद कर दें आज की तारीख में, तो क्या ये देश ठप नहीं पड़ जाएगा? एक लाइन की बात। दूसरी बात, मैं आपको कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन देता हूं। सऊदी अरब में रेप की सजा सरे आम चौराहे पर सिर कलम करके दी जाती है, गला काट दिया जाता है आरोपी का। चीन में सीधे मौत की सजा है और कई मामलों में प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं। नीदरलैंड में किस करना भी गुनाह है, 4 से 15 साल की सजा हो सकती है अगर लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दिया, केस कर दिया। इराक में बलात्कारियों को पत्थर मार के सजा दी जाती है, लेकिन भारत में आजीवन कारावास है, मौत की सजा भी है, न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा भी हो सकती है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है,
ऐसे गंभीर मामले में भी लोग राजनीति करने से चूकते नहीं हैं। आपको याद होगा विवेक जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, गुजरात में एक महिला के साथ किस प्रकार से सामूहिक रूप से रेप किया गया, उसके सामने में उसके बच्ची को मार दिया गया क्योंकि वह किसी एक खास धर्म से बिलोंग करती थी। और जब उसके जो सजा याफ्ता जो अपराधी थे, जब उसको कोर्ट से ऋषि जी आप बोलते रहिएगा, आपको ऋषि जी को एक छोटे से विंडो में डालिए और ये लाइव तस्वीरें बदलापुर की दिखाई, लोकेशन डालकर, और थोड़ा एम्बियंस भी रखिएगा। ऋषि जी पूरा कीजिए आप। जब उन अपराधियों को कोर्ट से जमानत मिली थी तो एक खास वर्ग के लोगों ने उन अपराधियों का स्वागत ऐसे किया था जैसे वो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं। ऐसा ही रवैया तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का रहा है। जी आपके माध्यम से भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जुडिशरी में रिफॉर्म की जरूरत है। आप बता देता हूँ आपको, सैकड़ों केस होते हैं और हर एक केस को पढ़ने के लिए आपको 10 से 15 दिन 20 दिन का समय चाहिए। तो केस को प्रॉपर ढंग से जज को पढ़ना होता है और एक जज के जिम्मे हजारों केस, सैकड़ों केस होते हैं। तो आप हमारे यहाँ देखिए कोर्ट्स में कितने जज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे जुडिशरी सिस्टम का। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ऋषि, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेप वाले मामले को आप अलग रखिए, आप बाकी के जो आपको डेट्स देने दीजिए, जो आपको प्रोसीडिंग्स चलाइए, उसमें कोई एतराज नहीं। रेप के लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए कि रेप के मामलों को तुरंत से सुना जाएगा, विद इन 6 मंथ फास्ट ट्रैक में डालकर इस मामले में जो है डिसीजन दिया जाएगा। नहीं तो 32 साल के बाद अजमेर का फैसला आ रहा है, 32 साल के बाद। मैं वही कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की जरूरत है, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। जहां 400 स्टाफ की जरूरत है वहां 50 स्टाफ नहीं, लेकिन क्या ये एक बात बताइए, जब तक अगर हम स्टाफ नहीं बढ़ाएंगे तो क्या इस तरह के मामले को लेट गो किया जा सकता है? नहीं, बढ़ाएंगे, वो बढ़ाने की बात है, लेकिन पहले तो हमें वो लॉ चाहिए ना जिसमें 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो भी चाहिए। लेकिन रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप जो वकील है उनसे पूछिए, जो लॉयर है हमारे डिबेट पैनल में, कि बताइए एक जज के अंडर में हजारों ऐसे केस हैं। सर मैं इसलिए तो कह रहा हूं रेप केसेस को अलग से ट्रायल किया जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं एकदम सेक्लूड कर दीजिए आप इस टॉपिक को, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। रेणु दीक्षित उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उनसे जवाब लेते हैं, उसके बाद मीनल पाठक और जयंती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रेणु जी आप पहले प्लीज। विवेक जी, मैं इस बात पर बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ कि रेप के केसेस को अब समय आ गया जब एक अलग कोर्ट कर देना चाहिए, स्पेसिफिक कोर्ट, फास्ट ट्रैक उसमें ट्रायल होना चाहिए। दूसरी चीज ये समझने की अभी भी हमको जरूरत है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, चाहे वो छोटा सा रेप हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे इतना जघन्य हो, रेप मतलब रेप एंड इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द सोसाइटी। तो रेप को पहली बात क्लियरली, रेप मतलब ये जीरो टॉलरेंस और उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। 10 सेकंड जल्दी से। बिल्कुल जी, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि आपने बताया कि इतनी सारी हमारे देश में ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से वो जो एक ऑप्शन थी जो मुझे बहुत सही लग रही थी वो थी रिमूवल ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स। ये जिस मैस्कुलिनिटी पे ये लोग इतना कूदते हैं ना, सबसे पहले विद इन 15 to 20 डेज अगर वो केस लंबा भी खिंच रहा है ना, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग रिमूवल ऑफ द प्राइवेट पार्ट शुड बी देयर। मतलब कोई डर तो आए जी, ये चाइना का लॉ है। मैं तो कह रही हूँ ये इंडिया में आना चाहिए कि कोई किसी तरह का डर तो आए। जयंती जी फाइनल रिमार्क जल्दी से। कैपिटल पनिशमेंट एक बहुत बड़ी पनिशमेंट मानी जाती है। इसको हम बॉबिटाइजेशन कहते हैं, प्राइवेट पार्ट को काटने का। अगर बॉबिटाइज्ड हो जाता है क्रिमिनल, तब उसको लगता है अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। द क्रिमिनल क्राइम करने का जो इंटेंसिटी और डिजायर है वो कंपल्सन में बदल जाती है। मैं यहाँ पे एक चीज रेज करना चाहूंगी, जब आप इस तरह के रेप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हो, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं अगर वो चूकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो कितनी ऊंची ओहदे पे हो, उनको भी आपको पेनलाइज करना चाहिए। जैसे अगर हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज का करें, मुझे लगता है कि इस मामले में हर किसी की रिस्पांसिबिलिटी तय होनी चाहिए, इस ओर आप इशारा कर रही हैं। बिल्कुल, जयंती जी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। व्यूअर्स, दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि इस देश के जो रेप को लेकर जो मामले सामने आते हैं इस देश के अंदर, उसको जीरो टॉलरेंस के नीचे लाने की आवश्यकता है और 6 महीने के अंदर उस केस को खत्म करने की आवश्यकता है। डेटरेंस क्रिएट करना होगा, डर बनाना अपराधियों के अंदर बहुत जरूरी है। वक्त ब्रेक फॉर नॉट।